अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सो 2021 का पेपर हम सोल्व कर रहे थे। 2021 जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ये पेपर है जिसमें हम लोगों ने मैथ सोल्व कर लिया था। राइट नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री। राइट, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री से। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड O2 इज। ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, आप बताना चाहोगे? एनीवन, कोई बता सकता है कि ये किसका कितना आंसर होगा इसका? फोर। और क्या बताया आप? टू भी किसी का आया आवाज? किसी ने टू भी बोला। फोर के अलावा भी किसी ने बताया था कुछ? चलो ठीक है, इसका जो आंसर होगा राइट ऑब्वियसली होगा फोर। लेट मी एक्सप्लेन, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जब भी बात करी जाती है बॉन्ड की ना, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कितना कैसा बॉन्ड हो रहा है। जैसे यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। तो इसके बात करें आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यू हैव टू प्लॉट लाइक दिस। यहाँ पर इसका होगा और इस तरह से बनता है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप जानते हो यहाँ पर नॉन मेटेलिक में होता है क्या, शेयरिंग होता है ना। तो यहाँ पर शेयरिंग करोगे आप इस तरह से, तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, फिर इस तरह से करोगे तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। राइट, यहाँ से आएगा, यहाँ से। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं ना रिएक्शन में, ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ये सिर्फ 2 होता है। ठीक है, 2 पेयर होता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरे से इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है, तो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सर, नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होंगे? हाँ बताओ क्या? नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होंगे? आवाज क्लियर नहीं है आपकी सवीरा सिंह, प्लीज आप थोड़ा लाउड बोलो या फिर। सर, ये नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नाइट्रोजन अगर से सी सॉरी N2 की बात करी जाए तो उसमें फिर आपके हो जाएंगे 6। ऐसा होता है ना, आप बनाओगे नहीं यहाँ पर, तो इसका 3 जो है 3 बॉन्ड बनता है। आप देखोगे ऐसे 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसमें, तो इसमें 6 हो जाएगा। फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए, पेयर की बात करी जाए, तो सिर्फ इसमें 3 होगा, इसमें 2 होगा। बट यू देखोगे यहाँ पर बात की जा रही है फॉर्मेशन द बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जा रही है। ठीक ना, फाइन। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉरी फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज। ये तो इजी है, तो बता सकते हो आप। CaOCl2। CaOCl2, राइट, यही ना? इसको हम ब्रैकेट में भी लिखते हैं, आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एवोगाड्रोस नंबर NO, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एंड मोल्स इन। ये तो अच्छा फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला आप जानते हो क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, आप तो जानते हो ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 3 ये होगा सर। यहाँ पर पार्टिकल्स है n, तो n ऊपर में है, ऑब्वियसली नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में होता है क्या? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू जानते हो 6.022 इंटू 10⁻20। ये जानते हो, ये वैल्यू होती है। जब मोल निकालते हैं नंबर ऑफ मोल, तो इसका यूज होता है। राइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड, ये तो सब जानता है, यही होगा। सिल्वर ऑफ गोल्ड, इजी है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, एलिमेंट x हैज अ वैलेंसी इक्वल टू 2। इसकी वैलेंसी कितना है? 2। व्हाट विल बी इट्स फार्मूला विद कार्बोनेट आयंस। तो कार्बोनेट आयंस के साथ क्या होगा? उसका 3 वैलेंसी इधर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर बात करें, पहला आपको ये मालूम होना चाहिए इसमें कि कार्बोनेट आयंस का वैलेंसी कितना होता है? एनीवन को जानता है? -2 सर। -1 होता है ना? -2 होता है। CS पहले म्यूट करो यार तुम लोग। शबीला सिंह आप प्लीज म्यूट कर लें।
ठीक है। हाँ, अब आप बताओ क्या बोल रहे थे आप? सर कार्बोनेट का CO3 का होता है -2 कार्बोनेट में, -2 CO3 के -2 -2। यस सर। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही, आप बताओ। सर ये C वाला H2CO3+3। बिल्कुल, देखो ये इसका जो अगर से वैलेंसी इसकी 2 है तो ये क्या होगा, इस साइड आएगा, इस मेटल के साथ जो भी इसकी एलिमेंट है इसके साथ मिल जाएगा, और जो सर इस बट एलिमेंट मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वो 3 पर की जगह पे नीचे होना चाहिए था। ऐसे है, ठीक है। यस सर। आप श्योर हो ना CO3 का -2 होता है आयन का वैलेंसी? आर यू यस श्योर? सर। लेट मी यस सर, कंफर्म क्योंकि सर शॉर्टली। क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी होता है +2 और CO3 का होता है -2, इसीलिए फॉर्मूला बनता है CaCO3। हाँ, बात तो सही है। देखो यहाँ पर है CO3 -2 वैलेंसी, सही है। ओके फाइन। तो यहाँ पर इसकी जो मिस्टेक हो सकती है ऊपर, ऑब्वियसली पावर में नहीं होता है, यहाँ केमिस्ट्री की बात हो रही है, मैथ नहीं है कि पावर में रहेगा, और टाइपिंग मिस्टेक है, इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। द फार्मूला फॉर द कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम का कैल्शियम का Ca CO4। सर C वाला हो। इसका आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है फार्मूला, राइट? सर CO4 का होता है PO4 का होता है 3। C होगा सर। 3 होता है ना, और इसका होता है यस 2, सर। राइट? इसका यस रिप्लेस हो यस जाता सर। है यहाँ से यहाँ से। A solution turns red litmus blue, its pH value is likely to be। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रेड टू ब्लू आ रहा है तो क्या यही होगा? होगा सर, बेसिक। रेड टू ब्लू होता है तो क्या होता है, एसिड या बेस? बेसिक सॉल्यूशन होता है सर। बेस। बेस होता है, रेड टू यस सर। ब्लू होता है। तो बेस के लिए आप जानते हो वैल्यू क्या होना चाहिए? मोर देन 7 से ज्यादा। मोर देन 7। 7 होना चाहिए। हाँ, मोर देन 7 होना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप 10 10 ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, वो 10। A pair of ions having the same electronic configuration is। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, हर एक का निकालना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये बात की जा रही है क्रोमियम +3, फिर Fe+3, यहाँ पर Fe+3 और Mn2 Mn। अच्छा, Mn का मतलब क्या होता है बता सकते हो? मैग्नीज होता है ना, मैंगनीज। मैग्नीज होता है। Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है, आप जानते होंगे। मैग्नीज। तो ये और ये है, फिर यहाँ पर Fe3CO2 है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप निकालोगे तो आएगा ये बी। आप निकालोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन तो ये बी आएगा। सर बट इतना इतना तो कंफर्मेशन याद नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? सर जैसे इतना ज्यादा कंफर्मेशन नहीं याद है, जैसे उसमें क्रोमियम भी दिया हुआ है और भी ज्यादा ज्यादा लंबा फ्रेगमेंट दिया हुआ है। देखो इसका ऑप्शन तो है नहीं कि ट्रिक बता दूं मैं, अब तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, इसका लास्ट ऑप्शन तो यही बचता है ना, क्योंकि अब हम नहीं जान रहे, तुम नहीं जान रहे हो कि क्या हो सकता है। यू हैव टू कंपेयर ना, तो आपको उसमें निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद ये भी कि एलिमेंट्स का नाम आपको ये याद हो कम से कम। तो मैं बताया हूँ कि 20 तक याद कर लो, लेकिन कभी कभी देखो इस कंडीशन में क्या होगा, 20 तक याद करो तो कोई आपको फायदा है नहीं। तो मैक्सिमम 30 तक याद करो आप। क्रोमियम आता है, मैग्नीज आता है, फिर जिंक का 30 होता है। फिर देखोगे बहुत ज़्यादा यूज होता है किसका, एफी का, जिसका 26 होता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, मतलब जो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 9 which of the following option does not represent group state electronic configuration of an atom। तो इसमें देखोगे इसके एक फार्मूला होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। ठीक है, तो इसमें बताया गया डज नॉट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें ये होता है शेल जो होता है फर्स्ट सेल में, इसमें हमेशा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होती है, पी में 6 और डी में 10 होता है, ये आपको मालूम होगा। एक इसको लाइक एक फिक्स पैटर्न में लिखा जाता है, ठीक ना, इसको याद करना होता है। तो अब बात करें कि कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे, पहला तो 2 सही है, ये भी सही है, ये भी सही, यहाँ पे सही। अब यहाँ पर देखो इसमें होना चाहिए कितना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए था, बट कितना है, 8 है और इसमें 2 है। ठीक है,
फर्स्ट। अब यहाँ पर आए तो ये सही है। अब यहाँ पर होना चाहिए था क्या 10 और यहाँ पर तो ये 4:2 है। ठीक है, यहाँ पर 10 है, ये S1 है, यहाँ पर 5 ये S1 है। तो एक जाओ बताऊं मैं कि एक दो ऐसा है, लेकिन मैं जहां तक याद है मुझे एक आई थिंक क्रोम नहीं कॉपर, कॉपर का 29 कॉपर का, और एक और है एलिमेंट जिसका एक्सेप्शन होता है कि आप वहां पर लिखते हो ना, तो वहां पर डी के पास 10 ना होकर के 9 पे ये कंप्लीट करता है, और यहाँ पर हम एक क्या करते हैं ज्यादा कर देते हैं। ये वाला हो सकता है नहीं हो, ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो सकता है। ठीक है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला ऑप्शन आपका होगा सही 9 का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटेड इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। इट इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऑब्वियसली राइट। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। It is a basic constituent of all atoms. It is a constituent of the cathode rays. क्या होना चाहिए इसका, मास इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का, या फिर कंसिस्टेंट कैथोड रेस का होता है। विच विल बी द राइट ऑप्शन, आप लोग का क्या इसमें लगता है बताओ। बी। बी होगा सर। पक्का होता है दोनों का मास यस इक्वल, सर। नहीं होता। नो ये सर, भी सही है, इलेक्ट्रॉन ये का भी मास, सही है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उसे नेग्लिजेंट किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने पढ़ा होगा, इसे बताया था मैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और बाकी ये क्वेश्चन देखो 11 नंबर। An atom of an element has a electronic configuration 2s2, to which group does it belong? अब ये ग्रुप के बारे में पूछा सर जाता है डी। हमसे। सबसे पहले आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका कितना आ रहा है 10 और 2 12। तो 12 का बात करो किसका होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है। तो मैग्नीशियम का आप जानते हो उसका होता है सेकेंड ग्रुप, जिसको हम लोग एल्कली अर्थ मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप आपको याद रखना होगा कौन सा पड़ेगा, ठीक है ना। 12 नंबर, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। ये अच्छा क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर। बहुत ज्यादा आप इसको मतलब जोर देकर पढ़ा रहा था, उसको बताया भी था, क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एटॉमिक बात करें नंबर इन हॉरिजॉन्टल रो। हाँ, बी इसमें होगा क्या सर। एटॉमिक नंबर को इंक्रीजमेंट करके दिखाया गया था, क्या नॉट वर्टिकल इट्स हॉरिजॉन्टल, जैसे ऐसे है ना जब लिखते हो। हॉरिजॉन्टली बोला। बी। हाँ, जैसे आप देखते हो ना यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ पर यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, फिर यहाँ डायरेक्ट आती है 18 ग्रुप पर हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इस तरह से। ठीक है, तो भी 13 नंबर आते हैं। वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किस ग्रुप में आएगा। इसको आप ऐड करो तो कितना आ रहा है 18 ग्रुप 10। में। अब इसका एक देखो, आप तो 8 और 2 ऐड करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, इससे पास आंसर तो 10 किसका है, वो कहाँ पर है। सेकंड थिंग ये भी होता है कि आप देखोगे इसका जो लास्ट है, लास्ट लाइक जो भी आता है आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे भी आप पहचान सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 8 है, तो 8 का आप करोगे अगर से देखोगे इसका वैलेंसी क्या आएगा, 0 आएगा। 0 है जो वैलेंसी, वो किसका होता है, ग्रुप 18 का होता है, जिसको हम लोग 0 ग्रुप भी बोलते हैं। नोबल गैसेस। नोबल गैसेस होता है, हाँ। जिसमें बात करते हैं हीलियम, हीलियम नियोन होता है ना, ये सब। 14 की बात करते हैं ठीक है, 14 में बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है पहला element X form a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 14 का, एमजी। एमजी। बी। हो गया। यहाँ पर Cl ये क्या है एल्युमिनियम, ये क्या है Cl सिलिकॉन, ये क्या है सोडियम। लेकिन आप देखोगे इसका पहला वैलेंसी जो होता है इसका होता है -1। ठीक है, इसका होता है कितना
इसका कितना है 2 है वैसे, तभी तो यहाँ पर आया है 2। 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा Mg तो है जिसका क्या होगा 2 होता है वैलेंसी MgCl2। सर ये 2021 वाला क्वेश्चन पेपर है ना? जी हाँ। कार्बन बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14। कार्बन के बारे में बताया गया। सिलिकॉन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। ठीक है, मतलब सिलिकॉन के बारे में। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको बताया गया क्या कि पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, देन आफ्टर पूछा जा रहा है क्या सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, याद तो होना चाहिए इतना इजी एक बार में। सर 14। सिलिकॉन का होता है 14 और फास्फोरस का होता है 16। ठीक है, फास्फोरस का 15, सल्फर का होता है 16 और 15 होता है सिलिकॉन, फास्फोरस। और सिलिकॉन की बात करिएगा, सिलिकॉन का ये होगा और सिलिकॉन एंड सल्फर, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। ठीक है, इसमें ग्रुप नंबर देखोगे आप तो किसमें आता है, ये 14 में आता है। सही है, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर की बात करते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियड 3 है, ठीक है, और 17 नंबर ग्रुप है। पीरियड 3 तो सी होगा सर। ऑब्वियसली इसका क्या होगा 3, ये कंप्लीट यहाँ। ठीक है, देखो मैंने बताया था जब पीरियड की निशानी होती है उसमें जितने नंबर ऑफ पीरियड होते हैं उतना नंबर ऑफ उसके शेल होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर ये अगर से इसका आप लिखना चाहोगे तो क्या होगा, पहले लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या 2 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं, फिर उसके बाद कितना लिखते हैं, जो रहेगा नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप 2 और 8 को ऐड करोगे कितना आ गया 10, 10 बस ये कितना 7। 7 तो यहाँ पर 7 लिखूंगा अगर से मैं तो 2 8 7 17 का होता है। क्योंकि देखोगे आप यहाँ पर देखो समझना इस बात का, एक इस तरह से क्वेश्चन आपके बस स्टेटमेंट वाली है। पीरियड से मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो सकता है 3 नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं। ये क्लियर है कि नहीं बताओ, मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में आपको अच्छे से वाली बात, जितने नंबर ऑफ सेल उतने नंबर ऑफ पीरियड। तो इसको आप अरेंज करोगे 2 8 7 को, तो इस तरह से आप देखोगे आपका जो आंसर आएगा वो 70 मीनिंग किसका होता है, ये क्लोरीन का। हाइड्रोजन ग्रुप होता है। Which of the following statement is not correct about the trends in the properties of the element of periodic on going from left to right? The oxide become more acidic, the elements become less metallic, there is an increase in the number of valence electrons, the atoms lose their electron more easily. बात किसकी कीजिए, लेफ्ट टू राइट ऐसे। तो आपको बताना है क्या होगा इसमें, ऑक्साइड बढ़ेगा ये होगा। अच्छा नोट करेक्ट नहीं है वो। अच्छा बताओ आप, एसिडिक अगर से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, वो मेटल या नॉन मेटल। मोर एसिडिक नॉन मेटल। नॉन मेटल। सही है। द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, ये बात सही है। देयर इज एन इंक्रीजमेंट इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये बात सही है कि नहीं। सही है। सही है। क्योंकि अगर से आप देखोगे इधर से पहला है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम ब्रोम, तो जैसे आप जाओगे आएंगे तो उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो ये भी सही, तो द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, ये बात सही है। रॉन्ग है सर। बाकी जगह तो सही है, तो यही रॉन्ग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी। Which of the following set of element is written in order of their increasing metallic character? 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा गया है आपसे कि एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमारे से क्लासिफाई करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन विच विल द राइट ऑप्शन डी Na और Li ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर से ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, क्या होगा सोडियम लिथियम बी सर, बी होना चाहिए।
बेरियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बेरियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम। 18 का आपका होगा जो, जैसे कि आप नीचे आते हो ना, यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। हाँ, तो इसमें से बात करें, पहला आप देखोगे कौन सा है ये, ग्रुप नंबर 2, बेरियम मैग्नीशियम एंड, ये तो बेरियम एंड सिलिकन है, सिलिकन, एल्युमिनियम एंड सिलिकन, इस तरह से। तो इसका जो ऑप्शन होगा 18 का क्या होगा? डी, बेरियम मैग्नीशियम एंड कैडमियम। जैसे कि आप देखोगे, मैं दिखा देता हूँ, चलो 1 मिनट। ग्रुप नंबर मैं देखता हूँ, पेरियोडिक टेबल, ठीक है, और इसमें आओगे आप तो ये वाला जो है आप सीरीज देख पाओगे यहाँ आसानी से। जैसे कि देखो ये यहाँ पर बेरियम, देखो यानी यहाँ ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप में बेरियम मैग्नीशियम एंड कैडमियम जो है यहाँ पर, इसमें आप नीचे आओगे तो इसके मेटेलिक क्या होगी, प्रॉपर्टीज इंक्रीज है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या है, अरेंजमेंट सही। A metal M is on the first group of the periodic table. What will be the formula of its oxide? फर्स्ट ग्रुप में है तो आप जानते हो क्या होगा इसका, फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी निकालते हो तो क्या आता है हमेशा? 1 वन आता है। सर N2O, N2O। तो बात करी गई एम द फर्स्ट ग्रुप, व्हाट विल द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो M2O हो जाएगा ना, ऑक्साइड का 2 होता है, आप जानते हो। ये कौन देना चाहेंगे जवाब? अच्छा क्वेश्चन है ये, सैफ आप मत बताना। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, मोहम्मद रिहान आप बता दो। मोहम्मद रेहान, अल्हान आप बता दो। सर नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं, आप लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं आता है ना, तो अब मुझे क्या करना सर पड़ेगा? नहीं मालूम। अच्छा चलो ठीक है। इलेक्ट्रोवायलेंस कंपाउंड की बात करें तो उसमें जो 20 का आपका आंसर होगा, मैंने बताया था कि इसका इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये आपको बताया था कौन सा चैप्टर, जब मैं का बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, तो उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बात सही है? नहीं है, ये होता है 20 का, जैसे कि जो पोलर सॉल्वेंट में होता है ये इनसोल्यूबल होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है इनसोल्यूबल इन पोलर मोमेंट, ये होता है लो सर मेल्टिंग पॉइंट नहीं। सर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड दोनों एक ही होगा तो अलग। फिर से बताना, क्या रिपीट करूँ, नहीं आवाज आई सही से? सर इलेक्ट्रोवैलेंट और जो कोवैलेंट कंपाउंड दोनों सेम है या फिर अलग? इलेक्ट्रो कोवेलेंट हाँ सेम ही है लगभग, आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, और एक बताया था मेटेलिक कंपाउंड के बारे में। सर Physical कोवैलेंट तो compound। पढ़ा हुआ है सर 10 में, सर आयनिक का कोवैलेंट पढ़ा हुआ है। हाँ यही वाला चैप्टर से एक किया गया। 21 नंबर चैप्टर, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर, आइकोनिक आयोनिक कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, ये आप जानते हो सॉलिड स्टेट। स्टूडेंट, ये तो इजी क्वेश्चन है। 22 the bond between the two atoms of the same element is, 22 कोवैलेंट होगा। नॉन पोलर कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट होता है लेकिन एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। ऐसे बताएं, लाइक बात करें थोड़ा सा कि पोलर किसको बोले, नॉन पोलर, तो दो तरह का होता है। पोलर होता है जिसमें क्या होता है, इक्वली होता है, जैसे कि बात करें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है शेयरिंग, तो उसमें क्या होगा कि इक्वली होगा, जिसमें अनइक्वल होता है उसमें होता है नॉन पोलर, ठीक है, जिसमें होता है अनइक्वली शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें इक्वली शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स की, बोलते हैं पोलर। तो इसका जो आंसर होगा 22 का होगा सी। 23 an element having a 4 electrons in its outermost orbit is formed by, 4 इलेक्ट्रॉन है outermost शेयरिंग। orbit, ऑब्वियसली शेयरिंग होगा, आपने पढ़ा होगा सर एनवायरमेंट। सर बुक में तो सर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दिया हुआ है कहाँ पर? सर, गाइड में। द बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ द सेम एलिमेंट,
तो पहला कि यहाँ पे सेम एलिमेंट की बात करी जा रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो होगा कोवेलेंट। अब आता है पोलर और नॉन पोलर में। आप भेज देना, एक बार देख लूंगा मैं। फिलहाल तो नॉन पोलर होता है इसका, मुझे जहां तक मालूम है। ठीक है, कौन सी गैट की बात कर रहे हो आप? इसकी है कॉन्सेप्टम की? सर शफीक गाइड है मेरे पास, लिए थे क्वेश्चन बैंक। अच्छा, तो उसमें क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन दे रखा है? जी सर, शफीकुर रहमान का, डॉक्टर शफीकुर रहमान का। ये सेम क्वेश्चन है एकदम, आपने किया है इसे? जी सर। हाँ, तो मुझे भेजना, ग्रुप पर भेजो, मैं देख लेता हूँ। है आपके पास अभी? है सर। मुझे भेजो पर्सनल, व्हाट्सएप पे देख लेता हूँ। सेंड किया क्या आपने? चलो ठीक है, सही बोले आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो हो गया था 24। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड इज कैलकुलेटेड बाय अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम्स होता है, इसको याद रखना। ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टराइजेशन क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम से करते हैं। 25, प्रोटॉन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग? तो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। 26, ए मॉलिक्यूलर विद द मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड इज होता है N2। आप देखोगे इस तरह से बनाते हैं, N2 शेयरिंग होता है ना इसमें, तो देखोगे इसमें 3 बनता है। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक यहाँ 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 यहाँ, इसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा इसी में होता है। तो मल्टीपल जो कोवैलेंट होता है उसमें होता है N2। सर आपको भेज दिए सर। 27, अच्छा देख लेता हूँ। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड आर लो मेल्टिंग insoluble in polar solvent और conductor। मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी, insoluble in polar solvent। और हमारा क्या था यहाँ? ऑप्शन क्या था यहाँ पे? ए बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट। एक मिनट, अच्छा यहाँ पर है। द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज 22 नंबर, नॉन पोलर कोवेलेंट। ऑप्शन नंबर क्या दिया है सही आंसर में? ऑप्शन नंबर ए। जी सर। मे भी हो सकता है। सर शफीक के गाइड में बहुत सारा क्वेश्चन गलती होता है सर, क्योंकि ये गाइड बुक में भी बहुत क्वेश्चन गलती मिलता है, फिर गूगल से चेक। गाइड में होता है गलत। मैंने एक काम करता हूँ, आपके सामने ना सर्च कर लेता हूँ गूगल पर, ठीक है? अब जो होगा आपको देख लेना। द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, लिख लेते हैं। द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम, टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉन नॉन polar covalent bond, bonding electrons shared equally between the two atoms, no charge on atom। ठीक है, समझ में आई बात?
मैंने बॉन्ड इन द रिजल्ट कोवैलेंट, ठीक है, कोवैलेंट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर बात करी जाएगी पोलर की और नॉन पोलर की। यहाँ से ज़्यादा क्लियर नहीं होता, बिंग से नहीं, मैं गूगल से कर लेता हूँ और समझ में आएगा आपको थोड़ा सा। यहीं पर मैं देख लेता हूँ सर्च करके गूगल पर, राइट। कोवैलेंट ही आ रहा है, खासकर कोवैलेंट आ रहा है, पोलर और नॉन पोलर मारते हैं सर्च, पोलर और नॉन पोलर, अब मे भी आ जाइए। तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है क्या, नॉन पोलर, सही तो है, हो सकता है गाइड में सो नहीं कर रहा है। दिख रहा है अब, जी सर। दिख जी सर आप दिख रहा है। तो हाँ सैयद अबू तुराब, आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई अब, जी सर आप समझ में आ गया। उसमें सुधार कर लेना, गाइड में कभी कभी मिस प्रिंट होते हैं, कुछ हो जाता है ऐसे गलत, ठीक ना। सर वही मुझे कंफ्यूजन हो गया कि ये शफीक वाले में भी ऐसा दे रखा है तो तो उसमें सही नहीं गलत होगा। रहता है, कभी कभी गलत रहता है, ठीक है, नॉन पोलर मानना आप एग्जाम में। सर एक और क्वेश्चन था सर, वो जो आपको वीडियो में हम देखे थे हाँ वो अच्छा, उसका। ये जो आपने मुझे सेंड किया है, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर, राइट। जी सर। तो मैंने क्या वहाँ पर उसको बताया था, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा सर। हाँ ठीक है, और ऑप्शन में क्या था, आपने रिडॉक्स बताया था सर, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर का तो मैंने इतना बताया भी था आपको कि इसमें रिडॉक्स होता है, किस तरह से होता है, ये मैंने क्लास में बताया था ना, किसी को याद है ये? ये सब बता। मैंने मैंने गूगल पर सर्च करके दिखाया भी था आपको। सर लेकिन अब गूगल में तो सर कॉम्बिनेशन बता रहा है। अरे यार, एक रिएक्शन दो तरह का नहीं हो सकता है क्या? एक रिएक्शन दो तरह का नहीं हो सकता, अगर से आप किसी चीज को जोड़ रहे हो, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का एडिंग भी हो रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, फिर हाइड्रोजन हट रहा है तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर रिडॉक्स होगा। और जब किसी चीज को हम एक साथ ऐड कर रहे हैं, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन भी होगा। सर तो कॉम्बिनेशन भी सही है ना। है सही, बट वो ज्यादा प्रेफर नहीं, ज्यादा होगा तो रिडॉक्स। ओके। गूगल पे भी सर्च करने पर रिडॉक्स रिएक्शन दिखा रहा है। हाँ रिडॉक्स ही होता है, वो रिडॉक्स ही होता है, ठीक ना। आप कंफ्यूज मत होना, ये सब क्वेश्चन जो है ना याद रखना आप, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, यहाँ पर आपको बतानी है एटॉमिक विथ एटॉमिक नंबर 7, 12, 3 एंड 19। एसिडिक कब होगा, किसके साथ रिएक्शन करने के बाद? 12, 3 एंड 19। फिर 7 एटॉमिक नंबर 7 में आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पहले लिख लेते हैं ना। 12 है क्या, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम है आपका ये, 19 क्या है, ये है पोटेशियम। तो इसमें आप देखोगे ये क्या है, मेटल, मेटल, नॉन मेटल कौन सा है, ठीक है, नॉन मेटल में होगा ये। विच सेट फाउंड ऑफ देम shows the correct sequence of metallic characters, ये तो अभी करवाया था ना, रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? रिसर्च सर रिपीटेड है। अच्छा रिपीटेड है, हाँ सही बोल रहे आप। ये क्वेश्चन का जो मैंने अभी बताया था, क्या था इसका, ए ये डी ऑप्शन था। तो सर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब एक क्वेश्चन दो बार। फिर से रिपीट करो, वहीं समझ में आया क्वेश्चन। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब एक क्वेश्चन दो बार। हाँ आते तो हैं, अब इधर देखोगे 2 साल से तो ऐसा तो नहीं आया, बट आपको याद रखना चाहिए प्रॉपर्टीज में कि अगर से किसका मेटेलिक प्रॉपर्टीज थोड़ा ज्यादा रहे कम रहे। ये आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, राइट। पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन में मैंने बताया था जो टेबल था, किसका कम होता है किसका ज्यादा होता है, तो याद रखना आप, ठीक है।
पहले पीरियोडिक टेबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब तो थोड़ा कम भी आता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज इक्वल टू, ये तो ग्रुप सब नंबर। बता सकते हैं। ग्रुप नंबर। वैलेंस शेल में जो होता है सर वो ग्रुप नंबर का होता है, और बात करें जिसकी जो शेल होती है ऐसे नंबर ऑफ शेल उसको होता है पीरियोडिक के पीरियड नंबर के बराबर। विच ऑफ लॉस द इलेक्ट्रॉन इजीली, 30 पोटेशियम होता है, ठीक है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड, तो सब बता सकते हैं। मरकरी। मॉलिक्यूल्स। द एटम कंबाइंड विथ अनदर इज फॉर्म, टू फॉर्म क्या, मरकरी मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज वेरीज फ्रॉम 1 to 8 और क्या। The physical state of the water is a room temperature, obviously liquid. Proton was discovered by one, किसके द्वारा हुआ था, जैसा बताया था आपको, द गोपचंद। गोल्डस्टीन। ओल्ड स्ट्रीम। प्रोटोन की बात करी गई है, किसके होगा ये, गोल्डस्टीन। गोप से याद रखना। outermost shell of the electrons is having a maximum number of, 8. the maximum number electrons in can be accommodated in a energy level of electrons is, ये तो मालूम होगा। 2n²। anisotropes in cobalt is used in, इसको याद रखना आप, कैंसर में होता है। 39 the inert gas electrons have 18 number in the outermost shell is expect, क्या होगा, क्या है, all inert gas have the 8 electrons in their outermost shell, किसके अलावा, बस और नियोन। हाइड्रोजन के बाद आता है हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, सर वो 30 कार्बन, हीलियम होगा सर। हाइड्रोजन हीलियम होगा बिल्कुल। देखो आप, मैं बता रहा था जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला हाइड्रोजन होता है, फिर यहाँ पे हीलियम आता है। तो सबसे जो बात करें आउटर मोस्ट शेल में जिसका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 0 ग्रुप का, उसमें एक ऐसा होता है हीलियम ही, हाइड्रोजन के बाद हीलियम 18 ग्रुप में, जिसका 8 नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में नहीं होता। ऑप्शन नंबर 40 the water decompose into the hydrogen oxygen is by the electrolysis, you know। 41 the oxidation reaction involve the addition of the oxygen, oxidation होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डेंसिटी होता है, आयरन। इस को इक्वल टू, इसको आप ऐड करो किसके साथ, 273 प्लस 66 इज इक्वल टू 339, 339, ठीक है। 44 द प्रोसेस ऑफ द लिक्विड इज चेंज टू गैस, एवापोरेशन जानते हो, एवापोरेशन जो होता है, वेपोराइजेशन जिसको बोलते हैं, वाष्पीकरण हिंदी में। एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसको एक और भी नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या था, 100% इथेनॉल होगा सर। नहीं, एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है ना, एक्चुअली उसको रिनोटेड अल्कोहल ही बोलते हैं शायद। मैंने बताया था आपको, इस क्वेश्चन पे डिस्कस हुई थी मुझे जहाँ तक याद है। उसमें 95 + 5% होता है, 45 का आई थिंक मेथनॉल होता है ना। नो सर, बी होगा इथेनॉल, 100% इथेनॉल होता है ना, ये वाली। यस सर। एब्सोल्यूट अल्कोहल तो 100% अब बोलो, इथेनॉल होता है। आप बोलोगे तो मैं आपको बुक में भी दिखा दूंगा, है दिया हुआ है कहीं पर। हाँ सर 100% एथेनॉल है। सेंड करो मुझे, देखता हूँ। सर मैं आपको दिखाता हूँ क्या मेरा सही बुक पे ही लिखा हुआ है, तो दिखाता हूँ। 1 मिनट मैं आपको करता है थोड़ा सा फ्रेम, ठीक है। कहाँ पर है ये, दिखा तो कैमरा थोड़ा विजिबल सर लिखा अंडरलाइन किया मैंने, कमर्शियल अल्कोहल 100% प्योर अल्कोहल, एथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। अल्कोहल लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये बताओ। सर देखो एब्सोल्यूट अल्कोहल लिखा हुआ है। अच्छा मेरे दिख नहीं रहा ना, इतना ब्लर जैसा आ रहा है आपका। चलो ठीक है, मैं फिर मैं भी, ये हो सकता है बी ही होगा फिर, ठीक है।
एक होता है और भी, जैसे कि आप एल्कोहल की बात करोगे उसमें एक आता है रिनोटेड एल्कोहल, उसमें होता ही है ना कि 95 + 5% होता फिर वो तो डिनेचर्ड अल्कोहल होता है ना, है। जी हाँ, उसी के बारे में बात कर रहा था। इसमें 5% मिथनॉल मिलाया जाता है। जी हाँ। द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सर आंसर क्या है उसका? एब्सोल्यूट अल्कोहल। डी 100% इथेनॉल। फोर्टी का क्या होना चाहिए, ये तो आपको याद होगा, रिएक्टिव एलिमेंट का है ये। पोटेशियम। आप जानते हो ये। दशम हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द 47 का होगा आपका राइट आंसर। ये होगा मेल्टिंग पॉइंट NaCl। CaO। NaCl होगा बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग। देखो रस्टिंग के बचाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है सारी चीजें की जाती है, जैसे कि अप्लाई करना हो पेंट, अप्लाई करना हो पेंट है, पेंट अप्लाई करना हो या ग्रीस लगाना हो या कोटिंग करना हो जिंक का, सभी किया जाता है। बट फॉर दिस पार्टिकुलर लाइक वर्ड, जैसे कि हम बात करें किसकी, पैन की, तो पैन हम लोग यूज करते हैं क्या, खाना वाना बनाने में, किसी को फ्राई करने में, फ्राइंग पैन। तो उस कंडीशन में हम ग्रीस नहीं लगा सकते, ना ही पेंट कर सकते हैं, सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो क्या, कोटिंग कर सकते हैं किसकी, जिंक की। तो ये क्वेश्चन जो है ना, गलती से क्या मार देते हैं लोग, डी ऑल ऑफ द एबव, बट दिस इज नॉट करेक्ट। अप्लाइंग कोटिंग जिंक इज करेक्ट ऑप्शन। 49. An element react with oxygen to give compound with a melting point and is also soluble in water. The element is 49 का तो क्या, कैल्शियम, कैल्शियम। कैल्शियम होगा बिल्कुल। 50. Food cans are coated with the tin, not with zinc because of, ये रिएक्टिविटी सीरीज का भी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, मोर रिएक्टिव होता है जिंक टिन से। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट K ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पक्का। चलो मैं आपके लिए मार दिया। ये आपका किस चैप्टर का, आपको बता सकते हैं क्या, किस चैप्टर में आप पढ़े हो कार्बन ये? कार्बोनेट्स कंपाउंड। यस, हाइड्रोकार्बन कार्बोनेट कंपाउंड में पढ़ेंगे आप। ठीक है, 56 51 का सी हो गया। 52 द फार्मूला फॉर ब्यूटेन, ये तो इजी है, C4H2 मिथ प्रोब्यूट, ब्यूट मतलब 4 4 यहाँ। द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, अच्छा गैस की बात करी गई है तो 14 ग्राम। एक मोल में तो होता है कितना, 14 ग्राम ना, लेकिन बात करी जा रही है नहीं 24 20 किसकी N2 की बात करी है? 0.5 मोल में 14 ग्राम इसका। 53 का क्या होगा? एक 14 ग्राम ना। यस सर। जी सर। अब बात करते हैं किसकी, 54 की। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट है, आइसोटोप्स मतलब प्रोटॉन, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर same physical properties, the different chemical properties, different number of neutrons, different atomic numbers, सी होगा सर। different number of neutrons, यस सर। क्योंकि इसकी सी प्रोटॉन होगा। जो इक्वल होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो जगह। नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl-1 आयंस आर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 देखो बता रहा हूँ चीज, जैसे ये बात है ना, 8 क्या है, होगा सर। एक मिनट, ये क्या है, क्रोमियम, सॉरी क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो होता है, अगर से इसकी मैं यहाँ पर अगर से हटा दूँ इसकी ये क्या है, ये आयन को, तो इसका कितना होगा, 17 होता है। 7 2 2 8 7, ये 7 होगा। लेकिन बात करी गई है किसकी, आयन की, तो आयन में क्या होता है, जुड़ जाता है ना,
देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता तो फिर होता ए सॉरी डी, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोली गई है ना, यानी कि लास्ट जो शेल में है वो वाली, दैट्स व्हाई दिस इज बी ऑप्शन। सोडियम 211, सोडियम का होता है 11 12, नहीं 281 ये होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 आता है फिर 8 फिर 1, 57। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन, ये होता है आपका जो ग्वाइटर होता है, मतलब कि आप क्या कह सकते हैं, जो गला में एक होता है ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जहाँ पर ये सर घेंगा रोग। घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, फूल जाता है ना ये आपके गला के पास, उसमें यूज किया जाता है आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन्स का। और कैंसर में किसका बताया था मैंने, अभी बताया था, कोबाल्ट। कोबाल्ट का, सही बताया, कोबाल्ट CO। और न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल क्या यूज किया जाता है, यूरेनियम। क्या, यूरेनियम। यूरेनियम, वेरी गुड, ठीक है, यूरेनियम यूज किया जाता है। आइसोबार्स आर, इसमें आइसोबार कौन सा होगा, ये होगा कैल्शियम आर्गन। आइसोबार्स होगा कैल्शियम ऑर्गन, कैल्शियम का होता है Ca, ऑर्गन का होता है 18, ठीक है, तो लगभग कितना होता है 40 दोनों का एटॉमिक मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्युमिनियम इन डिफरेंट शेल, एल्युमिनियम का होता है 13 283, सही है। द नंबर ऑफ वैलेंस इन बेरियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम 2, और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम यानी कि 4 4 2 होगा, ये वैलेंसी होगा 2। केमिकल फार्मूला फॉर द कॉपर नाइट्रेट 61, CuO3 सी होगा। NO का होता है -1, इसका होता है 3, तो इधर आएगा तो क्या 1, तो CONO3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्सर, तो इसमें ब्रास जो है मिक्सर नहीं है, बाकी जितना भी हो क्या है मिक्सर है। मैंने बताया था मिक्सर कंपाउंड क्या होता है, दिस ऑल आर मिक्सर, बट दिस इज कंपाउंड। ये एलओ जो होता है इसमें एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम लोग ऐड करते हैं सभी को। एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल। पास्कल। मेटल आर इन द एलिमेंट दैट, मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, लूज इलेक्ट्रॉन। लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको मालूम है इसमें क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, सर मोल निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर्स में मोल निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। इसमें मोल निकाल करके आप करोगे 65 का, तो क्या ऑप्शन आएगा, किसने बनाया है, तो 4 को 1/1 मोल निकालना पड़ेगा, जिसका ज्यादा मोल आएगा वो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वो तो है, लेकिन किसने किया है ये, ऑप्शन क्या होगा, किसी को मालूम है, और यही क्वेश्चन नहीं, बट गाइड में इसी तरह का दूसरा एलिमेंट का क्वेश्चन था, वो किए हैं। अब इसको कर देते हैं 2 सेकंड। चलो सोल्व करना आप इसको, जैसे आप जानते हो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दिया रहता है पहले की निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसका आप मास निकालोगे, चलो एक बार बताता हूँ, इसका मास कितना होता है, CO2, कार्बन का होता है 12 और और 16 2 44 44, और नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से आप क्या करोगे इसमें, इसको नंबर ऑफ मास निकालने के लिए मोल में मल्टीप्लाई करना होता है ना, पहले मोल निकालोगे आप, इसमें नंबर ऑफ मास गिवन है, और इसका क्या है नंबर ऑफ मोलर मास, गिवन मास इसमें है कहाँ, गिवन मास भी तो होना चाहिए। लिखा हुआ था 19 ग्राम ऑफ CO2, जो 19 ग्राम में हो गया। अच्छा 1 ग्राम 20, तो यहाँ पर कितना होगा ये 19/44। 19/44, तो यहाँ से निकल कर आपका क्या आएगा मोल, ठीक है, यहाँ का मोल निकल जाएगा, फिर इसका निकालोगे, इसका मोल निकलेगा, फिर इसका निकालोगे, इसका निकलेगा,
इसका निकालोगे इसका निकलेगा, सबका निकालना, कंपेयर करना, जिसका ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स उसका हो जाएगा आंसर। गिवन मास क्या होता है, यहाँ पर जो दे रखा होता है 1 ग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर 19 ग्राम है, यहाँ पे 1 ग्राम, यहाँ पर 1 ग्राम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 66 which of the following represent a correct chemical formula? पर वही करेक्ट है, बाकी सब देखिए तो सारा गलत है। डी में भी होगा NaCO। क्योंकि सल्फर का भी 1 नहीं होता, सोडियम Yes, का sir, भी 1 ये होता है लेकिन सल्फर का 1 नहीं होता, तो ये होगा नहीं। और यहाँ पर बी वाला ही SO4 करेक्ट आंसर है। 2, तो यहाँ पर करोगे तो Na2 आना चाहिए था, ये भी नहीं है, तो फिर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो एक ही बच रहा है, फिर इसी को मारो, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन से आप निकाल सकते हो इसको। फिर इसके बाद है मैथ, तो ये आपके होंगे केमिस्ट्री से क्वेश्चन, राइट, सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्यूशन। अब हम लोग कर लेंगे कल फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर है 2021 का ये पेपर, और यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होती है, राइट। इससे पहले केमिस्ट्री और मैथ का हम लोग निकल लिया है, ये है फिजिक्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस आर, तो जो है मुझे in a circular path of radius r, the displacement after the half circle would be। तो हाफ सर्कल के बाद क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आप सिंपली जानते हो ये पूरा। और डिस्प्लेसमेंट बात करी जाएगी किसकी, यहाँ से यहाँ ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप ला रहे हो चलकर यहाँ, तो मान लो ये सेंटर ये है, तो यहाँ पर ये आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, तो इस तरह से आप देखोगे, तो आपको ये वैल्यू निकालना है। तो r और r यहाँ मिलकर क्या हो जाएगा, 2r होगा ना। ये जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करिए, ठीक है, आपका सर्कल दिया गया हाफ, तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें, राइट, यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर आ गए, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ पर आप निकालोगे इसका, तो ये क्या होता है, डायमीटर 2r, ठीक है। नेक्स्ट 135, if the displacement of an object is proportional to the square of time, then the object move with, इसका बनाया किसी ने 135 का, सर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। ये डिस्प्लेसमेंट अगर से लाइक इसका क्या होता है, स्क्वायर का आप निकालते हो ना। नो सर, मैं सी बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट है एस, वो क्या है, टाइम का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसके ऑप्शन नंबर ए होगा सर। तो इसका आप निकालोगे, जैसे कि इक्वेशन होता है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से, उसी पर ये। यस सर। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा चलो इसका जवाब देना, ये तो आई थिंक आप बता सकते हो 136 का dt ग्राफ दे रखा है, आपको बताना है कि रेस्ट होगा या यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्या होगा। यूनिफॉर्म ए वाला। पक्का टाइम देखना, Yes, sir. टाइम और वेलोसिटी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज यस करेगी नहीं, यस सर, ए ही होगा। इसमें वेलोसिटी कितना है सर वो जो Velocity इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो एक्सेलरेशन देता है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो वेलोसिटी ऊपर वाला है वो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उस समय यूनिफॉर्म मोशन होता है। टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी वहीं पे होगा सर। वेलोसिटी तो बढ़ नहीं रहा है ना इसमें। हाँ सर, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में होता है जब वो रेस्ट पे होता है, डिस्प्लेसमेंट जब चेंज नहीं होती, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन होगा। यस सर, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, हाँ वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म है सर। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओगे आप, यहाँ देखो टाइम क्या था, यहाँ फिर टाइम में क्या, टाइम इंक्रीज हो रहा है यहाँ सर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा सर। हाँ, अब यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, तो जो वेलोसिटी क्या है सबका सेम है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म ये मोशन से
चल रहा है, ठीक है ना। ये वीटी ग्राफ को मैंने 2-3 कंडीशन बताया था, आप उसको याद रखना, उस पर आते ही क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जितने भी देखोगे ना, ये बहुत ज़्यादा लाइक 9th के क्वेश्चन से है कुछ, इसमें तो और खासकर 2021 के पेपर में आप देखोगे तो 12th से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पढ़ते हो आप इलेक्ट्रिसिटी में, आप आगे देखना क्वेश्चन आएगा वैसे कुछ एक दो क्वेश्चन। 137 स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो ये 12th का क्वेश्चन से मैग्नेट चैप्टर से था। हाँ, एक दो क्वेश्चन आप देखना मिलेगा 2021 का पेपर में, ऐसे अब नहीं आता, मतलब 23-24 में नहीं आएगा आपका इस तरह का क्वेश्चन। पहले ज्यादा बहुत लेंदी पेपर था ना, 200 क्वेश्चन आते थे। सर 60 नंबर में सिविल मिल जाएगा फर्स्ट लिस्ट में। यार बता तो दिया था तुम्हें, क्लास कर लो अभी, पहले बात करते हैं बाद में। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ इसका। एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा। In which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal? 138 ये होगा इन द कार इज मूविंग। क्या होगा कि जब एक कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, जब एक कार है जो मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पर या सर्कुलर पाथ पर, या मूविंग पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, या अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड। सर ए होगा ए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की बात करी जा रही है तो स्ट्रेट लाइन है तो होगा, ठीक है। 139 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल if it is a simultaneously acted upon two forces 4 Newton and 3 Newton? तो दो लाइक सर डी होगा, डी। दो फोर्स लग रहा है इस पर, तो आप जानते हो अब यहाँ पर दो फोर्स है तो इसका वेक्टर निकाल दो आप। एक होता है क्या, रिजल्टेंट निकालोगे आप तो क्या आता है, मैक्स निकालने के लिए आप ऐड कर दो दोनों को, या मीन निकालना हो तो उनको आप माइनस करते हो। जैसे इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना आएगा 7, और इसका माइनस करने के बाद कितना आएगा 1। तो 1 क्या है मिनिमम वैल्यू और 7 क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन 7 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। 140 यानी कि 140वां नंबर क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, फोर्स ऑफ टू फोर्सेस इज लेसर देन द magnitude of the large forces, then the force of the magnitude of the resultant forces lesser than। देखो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, जहां भी रिजल्टेंट वाली फोर्स की बात करी जाएगी तो वहां पर आपको एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का। बी नंबर आंसर है सर, बी नंबर आंसर होगा सर। अच्छा बी नंबर होगा, देखते हैं। सही है। तो आपको मैंने बताया था उस कैसा आंसर बताओ, क्या करेंगे फिर आप? प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। तो आप लाइक जानते होंगे कि जो रिजल्टेंट होता है इसका फॉर्मूला ये रूट ये स्क्वायर में होता है, इधर लागू तो रूट अंडर होता है यहाँ पर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर होता है प्लस माउस काम नहीं कर रहा, 2f1 f2 cos थीटा। यस 2f1 इंटू f2 इंटू कोस थीटा होता है। तो एक बात बताओ, जब कोस थीटा है तो मैं अगर परपेंडिकुलर लूंगा तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 0, ये पूरा 0 है, राइट। अभी अब बात करी जा रही है क्या, हाँ कि लेस देन होगा। लेस देन के लिए आप देखो, अगर सब थीटा की जो वैल्यू है ये थीटा का वैल्यू पर डिपेंड करेगी। अब अगर लेते हो कितना 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू हो जाती है रिजल्टेंट की, वो हो जाती है f1 माइनस f2। तो ये ऐसा कंडीशन है जब आपका क्या होगा, सबसे रिजल्टेंट कम आएगा। तो लेस देन की बात करी गई है, देन आफ्टर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट आप करते हो ऐसे एक साइड में, तो इसकी जो बीच की एंगल बनती है होती है 180 डिग्री, राइट। तो कोस्ट के थीटा में आएगा माइनस में, देन आफ्टर सबसे लेस देन ये वाली वैल्यू होगा।
इस वजह से इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, द टू फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये क्वेश्चन देखो तुम, इसी फॉर्मूला पर है ये वाली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, इसका तो बता सकते हो। अब इसमें देख लो आप क्या दिया है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल दे रखा है, तो आप बता सकते हो क्या होगा रिजल्टेंट। बता सकते हो इसे? अरे यार यहाँ पर क्या है, थीटा कितना है 90 डिग्री, ये क्या होगा जीरो हो जाएगा। जब जीरो आएगा तो पूरा 2f1 इंटू f2 cos थीटा पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ये आप समझना, ये जो 2 है ना ऊपर है इसका स्क्वायर है, ऐसे नहीं लिखा है, मिस्टेक हो थोड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 142 क्वेश्चन नंबर 142 की। इसका क्या होगा, ये जो डायग्राम गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना होता है इसका रिजल्टेंट। व्हाट विल द राइट ऑप्शन, इसमें क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ से एक 90 डिग्री पर है, एक यहाँ से फोर जा रही है वाली, एक यहाँ से, एक ये रिजल्टेंट है इसका मान लो। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग बताओ क्या होना चाहिए इसका, बी, आई थिंक बी होगा ये, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट तो बी ही लगाया, ठीक है। ये होना चाहिए सर। अब आते हैं ये वाली, देखो रिजल्टेंट जब निकालते हैं ना वहाँ पे आप जैसे कि देखते हो कि दो वेक्टर है इस वजह से, एक वेक्टर जा रही है यहाँ इससे, एक निकाल रही है इस तरह से करते हैं, तो आप फिर निकालते हो ये फैक्टर सी होता है, राइट। तो इसका ऑप्शन जहाँ तक लग रहा है मुझे वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर, आप लोग बताओ क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर ए या बी, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आई थिंक बी सही है, बी सही। इसका देख लें डायग्राम। बात करते हैं नेक्स्ट जो है 143, इफ थ्री वेक्टर ए बी सी हैव अ मैग्नीट्यूड 5, 12, 13 एंड यहाँ पर दे रखा है क्या कि वेक्टर ए प्लस बी जो है वेक्टर सी की इक्वल, देन व्हाट विल द एंगल बिटवीन बी एंड सी। 143 क्वेश्चन नंबर, किसने बनाया ये वाली क्वेश्चन? तो इसका ऑप्शन ए होगा कि cos थीटा की वैल्यू 12/13 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू cos उधर चल जाएगा, cos इनवर्स 12/13 हो जाएगी। 13, ये ऑप्शन नंबर ए ये वाली। यस सर, ऑप्शन ए, cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ पर 12 दे रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 144 का अगर आप बताओ, ये क्वेश्चन है क्या, अ पर्सन ट्रेवल 10 किलोमीटर नॉर्थ 20 किलोमीटर ईस्ट, तो अगर बना लेते हैं यहाँ पर लाइक 10 यहाँ पर जा रहा है ऊपर, ईस्ट मतलब इधर आ गए, तो व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल, इनिशियल मतलब यहाँ से यहाँ आना है मुझे, तो कितना होगा ये, तो मान लो आप ए वाली कितना है, ए है, बी है और दिस वन इज सी, तो यहाँ से आपने शुरू किया तो था ये 10, ये था 20, तो ये वाली वैल्यू जो होगी ये क्या, हाइपोटेनस आप निकाल लो किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस AC की वैल्यू निकालने के लिए आप रूट अंडर h का स्क्वायर b का स्क्वायर कर लो यहाँ पर, तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 100, 20 का करोगे तो कितना आएगा 400, तो रूट अंडर 500, रूट अंडर 500 की वैल्यू अब निकालना पड़ेगा आपको, बताओ मोबाइल में निकाले कितना आएगा, रूट अंडर
कितना होगा ये 500 400 1 और 100 500। बी वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी है 22.36 किलोमीटर। आ गया ना ये, ठीक है देखिए यहाँ पर आंसर आप निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो 145 energy loss in perfectly inelastic collision if the mass of the object is a 40 kilometer with a velocity 4 meter per second hit the object of mass 60 kilogram with velocity 2 meter per second। अब इसका आप निकालना है क्या एनर्जी लॉस। तो बात करी जा रही है काइनेटिक एनर्जी का, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या K = ½ mv², आप जानते हो। बट यहाँ पर आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है एनर्जी लॉस। उसके लिए फॉर्मूला एक होता है मोमेंट का स्क्वायर, यहाँ पर 2 दिया है तो आप कर लेते हो m1 × m2। मोमेंट दिया हुआ है आपका कितना, अच्छा मास दे रखा है, मास यहाँ पर है 2, तो आप मास से मल्टीप्लाई कर लो, इसका क्या होता है डिवाइड हो जाता है फिर m1। मतलब इसका फॉर्मूला एक होता है, आप याद रखना इसको, m2 और क्या होता है एक कितना वेलोसिटी दिया है फाइनल माइनस इनिशियल कर लो आप, तो फाइनल मतलब u - v कर लो या f1 e1 u2 कर लो, ठीक है। ये फार्मूला होता है लॉस के लिए, एनर्जी लॉस के लिए। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो बस, माउस की वजह से दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाफ इंटू m1 इंटू m2 कितना है ये 40 × 60, 40 × 60 और यहाँ पर कितना होगा 40 + 60 तो हो जाएगा 100 101 ये ना। अब यहाँ पर आप u - v कर लो, मतलब कि ये 4 है ये 2 है तो कितना आएगा 2 आएगा। ये सोल्व कर लो आप यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल पहले, और ये कितना होगा 2 से कैंसिल तो 4 6 बच गया ना 24 और एक और आता है इसका यहाँ पर होता है लेकिन स्क्वायर, ये भूल रहा था, तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 आता है, ये यहाँ पर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो इसको अगर से आप माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ठीक ना। तो यहाँ से आप इसको कट करोगे तो ये कितना आएगा 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 6 4 से 24 और फिर 24 × 2 तो 48। ऑप्शन नंबर डी। देखो काइनेटिक लॉस का जो होता है फार्मूला कि ½ × m1 × m2, मतलब आपकी जो मास दे रखा है उसको हम लोग फिर दोनों को ऐड करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, फिर इनटू जो वेलोसिटी दे रखा होता है उसका फाइनल माइनस इनिशियल करके उसका स्क्वायर करते हैं, निकालोगे आ जाएगा आंसर। व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू द लिफ्ट ए मास ऑफ 100 किलोग्राम टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड्स। तो पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम तुम्हारा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा क्या देगा, तो H से आप mgh निकाल लो, मतलब जितना एनर्जी उतना वर्क होगा इसका। और फिर यहाँ पर बात करी जा रही है किसकी, कितना टाइम में, तो एवरेज पावर निकालने के लिए टाइम से आप करोगे डिवाइड। तो यहाँ पर मास कितना है इनटू जी कितना है आप जानते हो 9.8 और फिर mgh h है आपका 50 और यहाँ पर टाइम जो है वो कितना है सेकंड में है, तो आपको लिखना है सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल होगा, 9.8 को आप करोगे इससे मल्टीप्लाई तो 1 0 तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल ये डेसिमल से, तो 9 और 8 0 980 नंबर आंसर होगा क्या अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं कोई क्या, 1 मिनट 980 आंसर होगा सर। 980 आंसर आ गया।
आपने बोल दिया, मैंने लिया है 147. What is the power of the given? Sorry, power of the engine when the velocity of the car is v, mass m, acceleration a, and the external resistance r. देखो इसका जो फॉर्मूला होता है जो आप देखोगे तो ये होता है p, ठीक ना, याद रखना. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह में आप रिलेशन लगाते हो तो आता है इसका, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि अलग लिखा रहता है आर भी और एम भी एम ए भी कर, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन. When can one say that work is सर सी होगा सर. अच्छा, अब उतरा, वाह क्या बात, बहुत आगे आज, क्या बात, कैसे होगा सी कैसे होगा? सर जब कुछ बॉडी मूव या कुछ ये करेगा तब ना होगा सर, जैसे कुछ बॉडी कुछ काम किया तभी ना होगा. हाँ मतलब देखो वर्क डन जो होता है एक्चुअली अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है उसमें मूवमेंट होनी चाहिए. तो ऑप्शन देखोगे यहाँ पर पहला है व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंसेस फोर्स, सही बात है, लेकिन इसमें डिस्टेंस होनी चाहिए, ओनली फोर्स से काम नहीं चलेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्टेंस में मूवमेंट होनी चाहिए. ऑप्शन नंबर ए बी क्या है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एनर्जी बिकॉज ऑफ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस, ये भी हो सकता है वर्क डन. व्हेन द बॉडी इज मूव ए सर्टेन डिस्टेंस, अगर से बॉडी जो है कुछ डिस्टेंस ऑब्वियसली जब अलग डिस्टेंस पे हो रहा है या मूव हो रही है डिस्टेंस तो उसको फोर्स लगा होगा तभी तो. भाई इसमें क्या है नॉन ऑफ दिस, इसमें ऑप्शन देखो एक्चुअली इनकम्प्लीट है सेंटेंस, लेकिन अगर से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी सही बन रहा है. सर इसमें फोर्स होना चाहिए तब इंजन करेक्ट और व्हेन द फोर्स. हाँ वही बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें क्या होना चाहिए था, फोर्स भी होना चाहिए था, और अगर से ये ऑप्शन सही होता तो इसमें डिस्टेंस होना चाहिए था. और उस हिसाब से देखा जाओ तो ये भी आपका वर्क डन का फॉर्मूला होता है कि एनर्जी में इंक्रीजमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस. एक भी सही है सर. देखो एक तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से लाइक क्वेश्चन में कोई हो सकता है मिस प्रिंट हो, बट आप जानते हो क्या होता है वर्क डन का, इसमें फोर्स भी लगे और डिस्प्लेसमेंट भी हो, ठीक ना. यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है ऑप्शन फिलहाल, लेकिन यही सही है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस सही नहीं, लेकिन डिस्टेंस अगर से मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पर फोर्स मान के चल लो अंडरस्टूड है, वाओ, तो ऑप्शन नंबर सी. अब ये क्वेश्चन देखना, अभी जस्ट हम लोगों ने सोल्व किया ना, ये ऑप्शन सेम है, ये अभी इसको सोल्व किया था वही है ना सेम, यहाँ पर 1, हाँ ठीक है 50-50 ठीक है. तो ये और रिपीटेड क्वेश्चन. अब बात कर लेते हैं इसकी 150 द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 किलोग्राम एंड हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. द ब्लॉक मास इज सब्जेक्टेड टू ए रिगार्डिंग फोर्स 0.101 जूल पर मीटर. तो इसका जो आंसर आएगा, किसने बनाया है ये 150 का आंसर जो आएगा आपका वो आएगा. अब इसको देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है और फोर्स दे रखा है. ये सोल्व तो होगा लेकिन थोड़ा टाइम सर लगेगा. 475 जूल होगा सर. अच्छा आपने रट लिया है क्या इसका आंसर? हाँ सर. अच्छा ठीक है, लेकिन आंसर सही है. अब इसका सॉल्यूशन के लिए आप देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक है. इसका लेकिन राइट ऑप्शन जो है सी आएगा 475. अब ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से, अगर से आपने जितना मैंने बताया परसेंटेज वाला भी आप कर सकते हो. ऐसे बनाओगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेक्निक लगेगा, जैसे कि इसमें आप रिलेट करना होगा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट सेकेंड, उसमें चेंज करोगे मोमेंटम में, तो पहला जो चेंजिंग आएगा मोमेंटम में उससे करोगे. लेकिन आप फ्रैक्शन वाला मेथड से कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है बहुत बार, इससे तो बना सकता है ऐसे. यस सर, डायरेक्ट शॉर्टकट से हो जाएगा. कैसे होगा बताओ?
सर जैसे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, पी स्क्वायर बाई टू एन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हम्म, तो सर मास तो कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में, बिल्कुल। तो पी स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। बिल्कुल। और सर यहाँ पे 20% इंक्रीमेंट दिया हुआ है, तो स्क्वायर जब यहाँ पे परसेंटेज स्क्वायर में मतलब चेंज होता है ना, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, तो वैसे करके 44 आ जाएगा। बिल्कुल। जहाँ पर परसेंटेज जो होता है इंक्रीजमेंट डिक्रीज का मैंने बताया था फॉर्मूला, आप चाहे ए बी रूल लगा लो, ए बी रूल आप जानते हो, ए प्लस बी और क्या होता है ए इंटू बी बाई 100 ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बी। ए इंटू बी होता है, ए इंटू बी ना, यस सर ए इंटू बी बाई 100। ए इंटू बी इस पर रखो तो आ जाएगा। तो आपका जो परसेंटेज रहता है यही वैल्यू आप डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे 20 प्लस 20 तो 40 आ जाएगा यहाँ पे। अरे यार यहाँ पे आप रखोगे ए की जगह कितना 20, बी की जगह 20, तो 20 20 40। अब इसको सोल्व करोगे आप, इसमें प्लस होता है यहाँ पर, तो इसको करोगे तो कितना आएगा 4% आई थिंक, तो 44 आएगा, ठीक ना। अब मैं बताता हूँ जो आपको मैंने मैथ में पढ़ाया था एक क्वेश्चन कि अगर से लाइक एरिया इतना परसेंट से इंक्रीज करी जाए या उसकी साइड को इतना परसेंट से इंक्रीज करी जाए तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, उस तरह से आप बना सकते हो। इसका आप जानते हो फ्रैक्शन वैल्यू करोगे तो कितना आएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 5 जा 100, ठीक है ना। सर 44%। हाँ, इसका ऑप्शन सी आएगा, 44% आएगा। बट अगर से आप बनाना चाहो इस फ्रैक्शंस तो बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या आया है लाइक 36 है ना, तो यहाँ पर आ गया 1/5 और इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना इंक्रीज हो रहा है ना ये, तो 5 से कितना हो गया 6। सर बोलेंगे बना तो गया ऐसे ही। अब उतराव आप म्यूट करो पहले। यहाँ पर बात स्क्वायर का है, 25 कर लो आप, और यहाँ पर कितना है 36, इसका कितना होगा डिफरेंस 5 और 1 11, किस पर आएगा ये आप जानते हो, जो इनिशियल वैल्यू लेते हैं नीचे 25 परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, इसको आप कट करोगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और 4 को 11 से करोगे मल्टीप्लाई तो 44 आ जाएगा, तो यहाँ पर 44 ऑप्शन आपके आ जाएंगे। ऐसे ही आप बना सकते हो। देखो यहाँ इस फार्मूला को कहाँ यूज करते हैं मैंने बताया था आपको, जहाँ पर एरिया हो या स्क्वायर वाली वैल्यू हो वहाँ पे यूज करते हैं। तो आप ए बी रूल लगा लो या रेशियो वाले से भी कर सकते हो, परसेंटेज में आएगा तो। अब 150 की बात करें, 152 की क्वेश्चन नंबर। सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया थे सर, mv स्क्वायर वाला? फार्मूला कहाँ लगाया इसमें तो फार्मूला लगा नहीं कहीं। इसमें मैंने बताया रेशियो से आप बना सकते हो। जैसे सर नहीं समझ में आया। किसको नहीं समझ आया? सर फैजान को। फैजान को नहीं? सर हम लोग एक साथ ज्वाइन है आज सर, रेहान फैजान और हम। फैजान को नहीं बजाना। सर रेहान एक क्लास करता था वो भी मेरे साथ था, और फैजान भी जो पहले क्लास करता था वो भी है। आप लोग साथ में होती हैं? जी सर। हाँ देखो यहाँ पर लाइक क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा हुआ है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपने बनाया था मेंसुरेशन में भी कि हाउ मच डज लाइक एरिया विल बी इंक्रीज इफ साइड विल इंक्रीज बाय 20%, इस तरह से। तो आप चाहे तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला से बनाओगे, उसमें थ्योरेटिकल टाइप का बनेगा, क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग रहेगा, ठीक ना। उस कंडीशन में तो आप इसको कर लो क्या शॉर्टकट मेथड से। यहाँ पर 20% दे रखा है, 20% क्या हुआ इंक्रीजमेंट, तो इसका आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा कितना 1/5। ठीक है, आप जानते हो ये इंक्रीज हो रहा है तो इसमें आप ऐड करते हो ऊपर वाली को, तो 5 से क्या होगा 6। बात करी जा रही है एरिया की तो 2 वाले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 25 आएगा, ये 36 आएगा, दोनों का डिफरेंस करोगे तो 11 आएगा। 11 का क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, और जो इनिशियल क्या आया 25 इन दोनों, 25, तो 11/25 आ गया। निकालना है क्या मुझे, परसेंटेज, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक ना। अब इससे मल्टीप्लाई करने, सर यहाँ पे स्क्वायर किस बेसिस पे कर रहा है? यहाँ पर वेलोसिटी के बेसिस पर, लाइक अगर से आप क्या करोगे, वेलोसिटी और इसमें क्या होता है मोमेंटम, क्या होगा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू a² 2 काइनेटिक एनर्जी। स्क्वायर होता है ना, लाइक काइनेटिक एनर्जी टू मोमेंटम का स्क्वायर, तो उस कंडीशन में यहाँ पर स्क्वायर ले सकते हो आप। जैसे क्या होता है mv स्क्वायर होता है ना, हाफ mv स्क्वायर, तो अगर से आप लाइक मोमेंट की जगह आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, v की जगह मोमेंट का फॉर्मूला रखो तो स्क्वायर आएगा आप, ठीक ना। इस बेसिस पर स्क्वायर को ले सकते हैं आंसर, ठीक है। आया समझ अबू तुराब आपको? यस सर, आई है। 152 a force F act between charges plus q and minus q that is placed at a certain distance from each other. The third sphere of a charge q is placed between them. What is the magnitude and force experienced by the third charge? तो यहाँ पर चार्ज है इसके बीच में, यहाँ पर ऑप्शन इसका होगा 0, नो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज 0, इसका जो होगा उसका ऑप्शन नंबर डी इज 0, क्योंकि यहाँ पर चार्ज ऑप्शन 152 का ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं, आते हैं 153 पर। एट अ डिस्टेंस आर, एक डिस्टेंस आर पर, देखो ये क्वेश्चन जो है आपका कुलाम्स लॉ पर मतलब बेस्ड है, ठीक है। कुलाम्स लॉ को मैंने आपको बताया भी था, एफ जो होता है फोर्स जो होता है उसके दोनों लाइक जो चार्ज होता है उसके मल्टीप्लिकेशन और उसके जो बीच के डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उस पर आप निकालोगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1 f/16 आता है, डी ऑप्शन 153। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, डायरेक्ट रुक जाओ लाइट ऑफ हो गई थोड़ा सा। ठीक है, तो 154 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 155। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? इसका जो ऑप्शन है जो आपके सामने टिक किया हुआ है 1, ये कूलॉम का स्क्वायर होता है, फिर न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रिस्पॉन्स देना यार, अभी मुझे आप लोग की आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। हाँ, रिस्पॉन्स देते रहना, ठीक है। मुझे मालूम चला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को कुछ समझ नहीं, मतलब सुना ही नहीं दे रहा, मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है। 156 a light and a heavy body have a equal momentum which has a greater kinetic energy. इसका बताओ 156 का ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा 156 का लाइटर और हेवी बॉडी है, इक्वल मोमेंटम है, तो जिसकी बॉडी क्या हो, जिसकी लाइट बॉडी हो, मतलब जो हल्की हो, 156 का आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। 157 if the momentum of a body is increased n time its kinetic energy increase by n square time, ऑप्शन नंबर 56 का सॉरी 157 का होगा ऑप्शन नंबर डी, n square times. When work is done on a body by external force it is a, तो अगर से एक किसी बॉडी पर वर्क की जा रही हो तो बाय एक्सटर्नल फोर्स उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी।
दोनों होगा ऑप्शन नंबर सी। पोटेंशियल नहीं होगा सर, सिर्फ काइनेटिक होगा। कैसे? अगर से किसी के पास लाइक वर्क डन हो रहा है बॉडी पर, दोनों होगा सर, तो उसमें क्या, अगर से उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दोनों होगा सर। हो सकता है सर एक्सटर्नल फोर्स लगता है सर, किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसके कारण उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, और काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का ओनली हाइट से लेना देना। ऑप्शन नंबर सी होगा, आप देख लेना, ठीक है। बाकी सर ए दिया हुआ है कहाँ? सर, ये क्वेश्चन बैंक के लिए इसका आंसर दिया है। में भी गलत होगा क्योंकि ये दोनों होता है। बोथ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 159। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 300%, मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। बताओ क्या होगा इसका? सर 100%। 100% होगा। अब इसका देखो सॉल्यूशन करोगे तो करना पड़ेगा लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा आपको। आप इंक्रीज कर लेट करोगे काइनेटिक एनर्जी करके, या आप मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखोगे। जैसे कि आप जानते हो ना कि बात करें, एक रिलेशन होता है, बता देता हूँ मैं। पी स्क्वायर जो होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। मोमेंटम की मैं कंडीशन बता रहा हूँ, इसको आप जानते हो कि मोमेंटम जो होता है m इंटू भी कर लोगे आप। यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो किसका, भी का। भी इक्वल टू क्या होगा, p/m, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जैसे कि आप जानते हो हाफ एम वी स्क्वायर, तो भी का वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल लिया, क्या, p/m। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो एक रिलेशन निकल के आ जाएगा ये वाला। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। 159 का ऑप्शन नंबर ए 100%। अब ये क्वेश्चन जो है 160 क्या बोलता है, फाइन इज मेकिंग 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितना, 60 बोल रहा हूँ, 600 रेवोल्यूशन, 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये 600 बार घूम जाती। इफ सम टाइम इट टेक्स 1200 रेवोल्यूशन, 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट, देन इंक्रीज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ, पहले मैं जानना चाहूंगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन कौन जानते हैं? एंगुलर वेलोसिटी 20 पाई रेड सेकंड। सही होगा, सही है। डी होगा सर। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी इसमें आपको निकालना है क्या, एंगुलर वेलोसिटी ना। देखो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखो, होता है जैसे कि बात करते हैं वेलोसिटी की, टू पाई n/60 होता है, ठीक है। अगर से आप सेकंड में निकालोगे तो 2 पाई n/60 होता है। बोलना चाहिए होगा। सभी को म्यूट कर लो प्लीज, जिनका माइक ओपन है प्लीज म्यूट कर ले, आवाज आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो लाइक एन को बोलते हैं हम लोग क्या, आरपीएम। आरपीएम कितना देखा है, इतना रेगुलेशन। आर मतलब रेगुलेशन, पी मतलब पर, एम मतलब मिनट, तो इसको बोलते हैं इतना आरपीएम। तो 60 आरपीएम है, तो यहाँ पर आप कर लो n1 माइनस n2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 पाई n1 मान लो आप इसको, n2 इसको, तो इसमें से आप इसमें माइनस करो कितना, 600 आएगा। तो मैंने क्या निकाला, आरपीएम दोनों का माइनस करके एक जो आरपीएम आ रहा था दोनों का डिफरेंस से मैंने लिख दिया, और इसको क्या करना है, 60 से करना है डिवाइड, ड्यू टू वी हैव कितना, ऑप्शन में क्या है 6 सेकंड है, तो सेकंड के लिए मैंने 60 डिवाइड किया। इसको आप करोगे तो कितना आएगा 10, और फिर 10 से आप कर लोगे मल्टीप्लाई, तो 20 पाई रेडियन पर रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है ना, बताओ आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका है आंसर।
161 ऑप्शन नंबर नाइक्रोम। ये होगा नाइक्रोम। इलेक्ट्रिकल आयरन हम लोग बनाते हैं तो नाइक्रोम की नाइक्रोम आंसर होगा सर। अच्छा, नाइक्रोम हम हीटिंग में क्यों यूज करते हैं? आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप बताओ नाइक्रोम ही का हीटिंग में क्यों यूज करते हैं? क्या ऐसी प्रॉपर्टी है इसकी? उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। यस, उससे क्या फायदा? सर उसे हीट ज्यादा मिलता है। हीट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा। आई स्क्वायर आर टी आप जानते हो कि अगर से ज़्यादा करेंगे तो इसमें उतना हीट मिलेगा मुझे। हीट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस हाई उतना हीट ज़्यादा। बाई जूल लॉ आप जानते हो, जूल लॉ से आप जानते हो। 160 एग्जांपल में आयरन हो सकता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज, ये तो मालूम होगा। जब इंसुलेटर की बात करी जाती है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? इनफाइनाइटली हाई, इंफिनिटी आई होगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। हमेशा याद रखना, किसकी बात करी? रेजिस्टिविटी की, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक ना। रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिविटी है। तो ये हमेशा एक्स पे डिपेंड करता है। पहला तो कर सकता है ये मटेरियल पर, ठीक है, और सेकंड एक और पे करता है, वो क्या, तो बता सकता है? टेम्परेचर। लेंथ भी होता है सर। लेंथ पे नहीं करता, ये लेंथ पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड, ना ही उसका शेप पर, ना ही थिकनेस पर, ना ही एरिया। इसका बताओ। रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, आप जानते हो ना। पावर का फॉर्मूला तो आप जानते होगे, P इक्वल टू वी आई। आप इसको फिर अलग करोगे तो इसमें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वी आई की जगह क्या जानते हो आप? अरे आई की जगह क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से आप निकालोगे P का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो 165। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? वाट पर आवर। किलो पर आवर। वाट पर आवर। लाइट किलोवाट पर आवर। किलोवाट आवर। यही तो होता है किलोवाट आवर, जिसको आप चेंज करते हो किसमें? एक बीओटी में। बीओटी होता है, बोर्ड ऑफ यूनिट होता है ना, कमर्शियल जो एक यूनिट कहलाता है। जैसे कि आप 3.6 इंटू 10⁻⁻6 लिखते हो। नहीं सर, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे? सर माइनस नहीं प्लस होगा। 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जी सर। इसको आप चेंज कर सकते हो, लाइक किलो को आप जानते हो 1000 लिखते हैं, फिर आवर को आप मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर कन्वर्जन करने के बाद ये वाला वैल्यू आपके आता है, याद रखो। ये डायरेक्ट वैल्यू भी आ जाती है आपके एग्जाम में, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब ये आपके रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन ये भी है। रजिस्टर ऑफ 1 2 3 कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल तो आप जानते हो क्या होता है, 1 अपॉन करके लिखते हैं। इस तरह से आप कर लो, यहाँ पर सोल्यूशन भी है। तो कितना आएगा? 6/11। और इसको आप क्या करोगे? इन्वर्स करोगे तभी तो आएगा ना आर की वैल्यू। आरपी की वैल्यू कब आएगी? जब इसको इन्वर्स करोगे। तो 6 अपॉन क्या होगा? 11। कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस वुड बी, जिसको आप अगर सोल्व करोगे 6/11 तो हमेशा क्या आएगा? 1 से लेस देन आएगा ना, 1 से। 1 से लेस देन होगा। 167। इलेक्ट्रिकल बल्ब कनेक्टेड टू द 22 वोल्ट जनरेटर, करंट इज इतना, तो तुम जानते हो क्या हो? P इक्वल टू वी आई। पावर की बात करी गई है, तो V कितना है? 220। I कितना है? 0.50। इसको आप करो कितना? 20 इंटू 50 मतलब क्या? यहाँ से आप कट कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 220 इंटू 5 तो आएगा 1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ये क्वेश्चन में भी ना मिस्टेक है कहीं ना कहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी कहीं ना कहीं क्या होता है ना, मीटर नहीं, ओम मीटर होता है ना इसका। ओम मीटर होता है। पहला तो ये गलत है। दूसरा, इसका जो रेंज होता है, आप देखोगे इसका आंसर जो होता है 8
से लेकर के 18 तक होता है। माइनस में या फिर प्लस में? आई थिंक प्लस ही में होता है, प्लस में होता है। रेजिस्टिविटी जो इंसुलेटर के प्लस ही में तो होता है। ऑप्शन यहाँ पर कोई सही नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 इज राइट। 169 ये जो है ना पावर में 10⁶। अब ये तो बताया था इसको 3.6 का पावर 6 जूल। 100 joule of heat is produced each second in 4 ohm resistor. The potential difference between the resistance will be 170 number question. तो क्या बात करेंगे इसमें? आप जानते हो निकालना क्या है, डिफरेंस है तो हीट दे रखा है। एच कितना है आपका? 100 जूल, ठीक है। आर दे रखा है कितना? 4। टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो मुझे निकालना क्या है? पोटेंशियल भी निकालना है ना, भी निकालना है, भी क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा। एच का जो फॉर्मूला होता है, एच का फॉर्मूला होता है v²/T/r करके एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें आप H इक्वल टू v²/T, इसको आप क्या करोगे, किसका निकालना है वैल्यू? 25 होगा। वोल्ट निकालना है तो वोल्ट को क्या करोगे, पहले आप इधर ले आओ, इसको आर को मल्टीप्लाई कर लो। एच की वैल्यू कितना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो एच की वैल्यू है 100 इंटू, इससे इधर लाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये क्या है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में कितना है 1। अब ये क्या है, इसका स्क्वायर इधर लाया था रूट, तो भी बराबर, तो ये कितना आएगा 400। अब 400 किसकी वैल्यू होती है? 20। ये तो बता सकते हो। A full length image of a distance tall building can definitely be seen using convex होगा इसका, convex दे सकते हो। 172 The law of refraction hold good for। देखो रिफ्रैक्शन की बात करें तो सभी में होता है, मतलब प्लेन में भी शेप पर डिपेंडेंस नहीं होती है, ये एंगल पे डिपेंड करता है किस एंगल से आएगा, ठीक है। इसका ऑल मिरर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप 172 का होता है, ठीक है। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट डायमंड, ये सही है उत्तर आप बताएंगे। 173 सर डायमंड से प्यार है। अबे एयर से ज्यादा किसको टाइम? एयर होता है बिल्कुल। डायमंड तो सॉलिड है, एयर में सबसे ज्यादा होता है। लाइट जो है पहले सबसे ज्यादा गैस में होता है आपके सॉलिड। 174 द मिरर हैविंग अ रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व टुवर्ड्स, इसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स बोलेंगे, बिल्कुल कन्वेक्स। केव तो ऐसे होता है ना, कन्वेक्स होगा आउटर ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। इनरवर्ड सर होता है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी। टेस्ला होगा। हाँ टेस्ला। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको ये सब पढ़ना है कहाँ, 12th में अच्छे से पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हो। देखो इस तरह क्वेश्चन जो है ना, ऐसा क्वेश्चन, सेफ म्यूट करो, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में ऐसे पेपर आते हैं। आप देखोगे ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके आउट ऑफ सिलेबस में नहीं पढ़ना। तो ये 2021 का पैटर्न था और क्वेश्चन पेपर थे, तो ये अलग बात है। 24 में ऐसा नहीं होगा, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन रहेगा, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा डाल सकता है। सर 21 में तो फिर कट ऑफ भी तो कम गया होगा ना? हाँ कट ऑफ
50% पे हो गया था लगभग सब पे एडमिशन। उसके बाद भी बहुत सारे लोग वालों का हो गया था, लाइक 200 में से किसी का लाइक 70 भी है तो हो गया था उस वक्त। वेटिंग वालों का भी बहुत ज्यादा क्लियर हुआ था उस सर वक्त, एडमिट कार्ड कब तक आएगा सर? वेट कीजिए 2-3 दिन में आ जाएगा। सर पासिंग मार्क्स में कितना परसेंटेज लाना होगा सर? 15% में हो जाएगा? बात करते हैं, क्लास कर लो अभी, थोड़ा सा क्वेश्चन और बच रहे हैं। आफ्टर क्लास 176. An electron is moving in an uniform magnetic field perpendicularly with velocity v. The force exerted on electron will be. इसका ऑप्शन नंबर आई थिंक बी होगा, क्योंकि जो एक फॉर्मूला होता है फोर्स का 176 का देखोगे तो Q इंटू भी इंटू बी करके ऐसा आप पढ़ोगे आगे, तो यहाँ से निकल कर आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। में भी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या? ई भी बी, क्यों नहीं है? ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अब आते हैं सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पर आज के। इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये तो बता सकते हो। ये कौन बताएगा? 178। ये भी 12 का क्वेश्चन है, फुल्ली 12 का क्वेश्चन। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद निकलता है। आपको बता दूं, जो फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इसको एरिया से आप करोगे मल्टीप्लाई तो आ जाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग बताओ कौन सा फॉर्मूला सही होना चाहिए। यहाँ से अरे देखिए साफ बी ए होगा बिल्कुल। बी कौन बोल रहे हैं? वो नहीं सर, मेरे गाइड में वही ऑप्शन बी में था, तो मैं अपने बुक से देख के बोल रहा था। अच्छा नहीं देख लो यहाँ पर। आप यहाँ पर जो फार्मूला होता है ना, जो मेन फार्मूला ये होता है, ठीक है। इससे आप निकालोगे ना तो बी की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो बी है इधर लाओगे तो एरिया किसका होगा? डिवाइड में होगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए। इन एसी जनरेटर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ आप कॉइल्स बढ़ा रहे हो तो ईएमएफ बढ़ जाएगा। ईएमएफ 179 का इंक्रीज होगा ना, इसका इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिमेन द सेम, इंक्रीज होगा ये 179 का इंक्रीज होगा। A DC generator is based on the principle of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी गुड, क्या बात है। 181 maximum number of 40 watt lights connected in parallel which can safely run into 240 watt supply with 5 ampere fuses। इतना लंबा क्वेश्चन। अब बताना है कि नंबर ऑफ ट्यूब्स कितने आ सकते हैं इसमें। तो नंबर ऑफ ट्यूब्स के लिए आप एक काम कर सकते हो, पी और ए वी आई। तो आप पहले पावर निकालो यहाँ से। वी आई पावर कितना है, मल्टीप्लाई करके बताना क्या आएगा। 1208 1208 पक्का है ना। तो ये आगे देखो, अभी मैंने निकाला क्या? पावर। अब मुझे निकालना है कि बताओ अगर से इतने वाट का ट्यूब लाइट्स है तो इतने टोटल पावर में कितने नंबर ऑफ ट्यूब लाइट्स आएंगे। तो आप क्या करते हो, अपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा बहुत ही बचपन में, तो आप क्या करोगे, इससे डिवाइड कर लोगे तो उतना नंबर ऑफ आपके निकल कर आ जाएंगे। ये आई थिंक 12 जीरो होगा ना, यहाँ पर 12 जीरो आना चाहिए। यहाँ बताना 8 या 0 है। मल्टीप्लाई किया किसी ने? मुझे ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 1200 होगा। ठीक है 1200 होगा तो यहाँ पर आप थोड़े से करोगे तो आएगा 4 3 या 12 30। ऑप्शन नंबर डी। 182 the essential difference between AC generator and DC generator is that AC generator has an electromagnetic while a DC generator has a permanent magnet.
DC generator increase the higher voltage AC generator to the greater high voltage. AC generator has a slip rings while the DC generator has a सर डी होगा। AC में स्लिप रिंग्स होती हैं और DC में, तो ये भी तो सही है कि AC में क्या होता है, हायर वोल्टेज होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अच्छा सही चुनना है ना इसमें, रेजिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC एंड इज दैट 182 का ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही है। सर लेकिन बेसिक डिफरेंस तो स्लिप रिंग्स और कम्यूटेटर का ही होता है। नहीं, अगर से बताओ आप लाइक आप DC यूज करते हो, ठीक है, DC आप लाइक बैटरी यूज कर रहे हो और AC यूज करते हो, तो आप DC देखो कि आप उसको हाथ से भी मतलब धर लेते हो ना उसमें, तो उसमें आपको करंट नहीं लाइक महसूस होता है। क्यों मालूम है ये? DC में अगर से आप लगा रहे हो, जैसे चार्जर लगाते हो, चार्जर को आप मोबाइल में लगाते हो तो वहां पर वो चार्ज होता है, लेकिन आप करंट नहीं लगता अगर से आप उसको छू देते हो तो। सर डीसी में फ्रीक्वेंसी में होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। अरे हाँ, फ्रीक्वेंसी तो मतलब उसमें दोनों में होती है, लेकिन AC में क्या होता है अल्टरनेटली मतलब चेंज होते रहता है, और DC में क्या होता है एकदम वो कांस्टेंट होता है। ऐसे होता है, देखो DC ऐसे होता है, ऐसे क्या होता है, ये इस तरह से झटका मारेगा, ऐसे 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 ऐसे, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी न्यूट्रल। तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है AC जनरेट हायर वोल्टेज। देखो ये भी सही है, क्योंकि बात करो जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती है और कम्यूटेटर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि AC का जो हाई वोल्टेज है इसके अकॉर्डिंग ये इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर C सर डी होगा। पक्का? डी होगा सर। डी। एक काम करते हैं ना कि इस क्वेश्चन को मैं टाइप करके देखूं, अगर से आपके गूगल पे क्वेश्चन इसका आंसर हो, द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन, मैं देख लेता हूँ। सर कभी कभी उसका आंसर 2 बिट होता है। क्या होता है? कभी कभी मतलब क्वेश्चन जो आता है ना, ये आंसर के उसमें 2 ऑप्शन भी सही होता है, तो हो सकता है इसके उसमें वही हो। हाँ हो सकता है, क्योंकि देखो ऑप्शन यहाँ से 2 हो रहे हैं सही, तो इसमें से देखो हो सकता है कभी कि ऑप्शन में बोथ भी हो, तो आप देख लेना फिर, बाकी ऑप्शन दोनों हो रहे हैं। टाइप करके देख लो। 183 यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडीज। देखो इसका जो आंसर होगा आई थिंक ऑप्शन नंबर 183 का बी होना चाहिए। क्या डी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ, किलोग्राम किसका होता है? M मीटर पर सेकेंड। मतलब आपके जो ऑप्शन होंगे वो होंगे बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का। यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी, मोमेंटम निकालने के लिए मूविंग बॉडी का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 183 184 द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, ये तो अच्छे से बताया था आपको। ओनली मास, यस। इनर्शिया इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। Inertia is the measure of mass. यस, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा उसका, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is ऑप्शन चाहिए। फ्रिक्शनलेस क्या है? टेबल है हॉरिजॉन्टल, उस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मास कितने किलोग्राम। कॉन्स्टेंट 0 न्यूटन होगा। 0 न्यूटन होगा। जी सर। 185 के बाद है 186 नंबर क्वेश्चन। If the energy of a longitudinal wave travels from south to north, the particles medium would be vibrating. देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि साउथ से वो जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, बोथ होता है, बोथ मतलब नॉर्थ में भी और साउथ में भी। 186 का आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी। 187
As a wave travel into a medium in which its speed increase, its wavelength would be ये भी increase हो सकता है. The particle of the medium are vibrating to and fro in the same direction. Energy of transport the wave is longitudinal होता है. To and fro vibrating array like enter earphone. सैफ प्लीज म्यूट करो. आवाज आ रही है क्लियर? बताना प्लीज एक बार. जी सर आ रही है. आ रही है सर. इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए 189 का? moves towards normal होगा. towards normal. ऑप्शन नंबर बी सही है. हाँ सर सही है. चलो लगा दिया सही है. तो object is placed at a distance of 0.2 meter in front of plane mirror. The distance between the object and image will be. ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली. ये प्लेन मिरर पर आता है कुछ. बताओ कोई बता सकता है? ए होगा 0.25 मीटर. 0.25 ये यस सी सर. होगा. सर सी होगा. सी सर सी होगा. सिंपल याद रखो, जब भी हाथ गिरा था डिस्टेंस का उसका दोगुना हो जाता है. तो 0.50 मीटर होना चाहिए ना. 0.5 होगा. 0 का कोई वैल्यू नहीं होता उसके बाद. ठीक है सर. देखो समझो, जब डिस्टेंस दिया रहता है जितना, उससे आप डबल कर लेते हो बस. जहाँ प्लेन मिरर के फ्रंट में रखा हुआ तो उसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से डबल हो जाती है. आप याद रखना. जैसे यहाँ पे 0.25 है तो आप इसमें 0.25 और ऐड कर लेते हो. कितना आएगा? 0.50. The angle of incidence for a ray light having zero reflection angle. डिग्री 0 होगा ये obviously. 190. An object at a distance of 30 cm from concave mirror gets seen at the same point. The focal length of mirror is focal length -15. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दिया है कितना? 30. देखो ये बात करी जा रही है किसी कॉनकेव मिरर मतलब लाइक कुछ ऐसा होगा. केप बना केप की तरह रहेगा ये. ठीक है सर इसमें वो केस दिया हुआ है जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेंटर पे इमेज बनता है. हाँ बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा. सही बताया आप. तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ आधा हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा. ठीक है बहुत अच्छे. यहाँ क्या है 2f है या बोल दो c है. तो इसका आप करोगे तो यहाँ पर होता है इसका आधा हो जाता है, मतलब कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का -15. हाँ तो इसका आप कर लोगे क्या हाफ. तो हाफ तो होगा लेकिन माइनस है प्लस. सर कॉनकेव में फोकल लेंथ हमेशा माइनस में. सर माइनस में होगा. तो ऑप्शन नंबर सी. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज ड्यू टू. ये बता सकते हो आप? मास इनटू एनर्जी. Mass into energy. Very good. A suitable unit for electric field strength. न्यूटन पर कूलम. डी सर डी होगा. न्यूटन पर कूलम. वेरी गुड. इलेक्ट्रोलाइट्स बता सकते हो आप? लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वेरी गुड. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. केमिकल इफेक्ट. 197 को बोलते हैं रिफ्रैक्शन को बोलते हैं बेंडिंग. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी भी. याद रखो ओम मीटर होगा. तो यहाँ पर ये होता ही है ना कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी सबको मालूम होता है कि वो ओम मीटर है. बट यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाता है ना तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रेजिस्टिविटी की बात करी जा रही है किसी. तो आप परेशान मत होना. इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम मीटर. मैग्नेटिक फ्लक्स. वेबर. हाँ ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फ्लक्स. ऐसा क्वेश्चन और पूछा गया ना एक बार. मैग्नेटिक फ्लक्स. हाँ इसमें निकालना था फोर्स.
मैं फोर्स लिखा। That- ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए, पोटेंशियल की बात करी गई है, स्केलर होगा सर। Scalar. एस स्केलर होगा, Scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी होगा, बिल्कुल। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से करवा दिया मैंने, मैथ से भी करवा दिया। इस तरह से 2021 का क्वेश्चन होता है। सर वो मेरा बता दिए सर, वो कितना परसेंटेज में हो जाएगा सर पास? हाँ, कितना, कौन सा प्रेफरेंस है? सर सिविल में हम लेना चाह रहे हैं सर। अच्छा, आप क्या पूछना चाह रहे हो, कितना मिनिमम चाहिए? जी सर। बताया तो 50 पर हो जाता है लास्ट क्लास तक आपके। बट सर जैसे कि एक डाउट था मेरा कि जैसे कोई हाँ। है उसका अगर साइंस में अगर पूरा मतलब गया और मैथ में उसका हाईएस्ट आ गया तो उसका हो जाएगा एडमिशन? हाँ, मतलब वैसे नहीं होता कि आप मतलब एग्जाम दे रहे हैं तो सब में अटेम्प्ट करना है। 100 क्वेश्चन आप कहीं से, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मेरा बोलने का मतलब है जैसे 100 मार्क्स हुआ उसमें खाली मेरा मैथ में सबसे मतलब मैथ में ज्यादा आया और साइंस और उसमें मेरा एकदम मतलब मात्र हो सकता है 1 आया होगा तो हो जाएगा एडमिशन मैथ में अगर हाईएस्ट आया रहेगा तो? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो मैं बता रहा हूँ, इंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स देखा जाता है, किसमें कितना है नहीं। हाँ, ये देखा जाएगा आप जब एडमिशन करवाने आओगे तो आपके क्लास 10th में कितने मार्क्स थे मैथ और साइंस में, ये देखा जाएगा। लेकिन आपके इंट्रेंस एग्जाम में मैथ में कितना है, साइंस में कितना है, इससे मसला नहीं है। आप कितना नंबर टोटल आते तो मतलब कॉलेज जाएंगे तो वहाँ खाली पूछेगा आपका साइंस और मैथ में कितना आया था परसेंटेज? हैं। जी हाँ, वो तो खुद देख लेंगे, आपका मार्कशीट तो लेके जाओगे ना आप, पूछेंगे क्यों आपसे। तो सर अच्छा ठीक है तब। हाँ बताओ। सर इसका एक फैजान है सर, इसका मतलब 43 आया है, उसका हो जाएगा सर? 43 आया मतलब? परसेंटेज 10 में आया है। नहीं, 43 पे नहीं होगा, 45 एटलीस्ट होना चाहिए। नॉट एलिजिबल। ओबीसी वालों का होगा सर? नहीं, किसी भी कैटेगरी का हो, एलिजिबिलिटी इसकी 45% एटलीस्ट होना चाहिए, इससे नीचे तो नहीं है। और उसमें 2 सब्जेक्ट लेंगे ना 45 में देखेंगे। क्लास ओवर हो चुकी है, जिनको जाना है नाम लिख के चले ठीक जाओ। है, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।